जो है आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी मैगजीन खरीदना, क्योंकि आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। पीडीएफ में तो क्या है कि मजबूरी है तो पीडीएफ से पढ़ना पड़ता है, बाकी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप फिजिकल फॉर्म में मैगजीन को खरीदिए और 3 से 4 बार अलग अलग पेन से या पेंसिल से जो है इसको पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज़ हो सके। फिर भी जिसके पास में नहीं अगर मिलती होगी तो हम उसको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। हमको पढ़ना है कि इंडिया के साथ में इंडिया में अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उनके साथ में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या बातचीत हुई। और एग्रीमेंट भी ऐसे एग्रीमेंट हम याद रखेंगे जिसका कोई स्पेसिफिक नाम हो, कोई स्पेसिफिक जगह हो, ऐसी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरी चीज़ हमको पढ़ना है कि जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर यात्रा की है, तो उनके साथ में हमारे क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या हमारा आगे का विज़न है ब्रिटेन को लेकर के, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ में संबंध, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड का हिस्सा आपको पता ही है, तो इससे लेकर के अभी जो हमारे रिलेशंस में है ECTA साइन हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया और मालदीव्स के साथ में अभी क्या रिलेशंस हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस बार RS मेंस में भी पूछा गया था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में, वो RS मेंस का क्वेश्चन था, उसको भी हम इसी में चर्चा करेंगे। तो आप इसको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, आपके कई सारे कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर होंगे। फर्स्ट देखिए, भारत और नेपाल के मध्य जो है 4 समझौतों पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं। इनको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा नेपाल के बारे में बता देती हूँ। देखिए नेपाल जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, और 3 तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, और भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है ये ओपन बॉर्डर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है आपको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, ओपन बॉर्डर है भारत के साथ में। या यूँ कहें कि जो है यहाँ जो भारत और नेपाल है अपने कल्चरल रिलेशंस ले लीजिए, या फिर जो कहते हैं ना रोटी और बेटी का जो संबंध है, तो वो दोनों देशों के बीच में संबंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी देखिए कि अगर आपने पिछले साल अगर न्यूज़ को ट्रैक किया हो, तो पिछले साल हमने देखा था कि नेपाल ने हमारे उत्तराखंड का जो एक रीजन है, ठीक है, तो उसको अपने खुद के मैप में जो है वो शो किया था। तो उसको हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह सकते हैं। जैसे कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हमारे यहाँ पर आ जाता है जैसे कि काला पानी है, ठीक है, ये जगह है, ठीक है, लिम्पू दरिया है। तो ये कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि भारत और इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड जो है रीजन्स हैं। और उसके अलावा देखिए इसमें हम क्या जानने वाली बात है, तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है महाकाली नदी के ऊपर, जो महाकाली नदी नेपाल में फ्लो करती है, उसके ऊपर हमारे इंडिया का जो उत्तराखंड है और नेपाल है, तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है धारचूला ब्रिज, ठीक है, इस नदी के ऊपर, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ा सके। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल के साथ में हमने जो है सिस्टर सिटी पैक्ट भी साइन कर रखा है। सिस्टर सिटी का मतलब आपको पता होगा कि भाई वहाँ का और हमारे यहाँ का जो सिटीज़ है उसको जो है एक तरीके से कल्चरल रूप से जो सेम है, मैच करती है, तो उनको उसी तरीके से डेवलप करना। तो वो कौन कौन से सिस्टर सिटीज़ है, तो अगर आपको बताऊँ तो जनकपुर जो कि है नेपाल का, उसका और अयोध्या को सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। लुम्बिनी और आपका बोध गया, उसको सिस्टर सिटी का के तहत लाया गया है। और काठमांडू और वाराणसी, इसको जो है सिस्टर सिटी के रूप में लाया गया है। ये पुरानी खबरें हैं, इस बार वाली नई खबरें नहीं है, तो पुरानी खबरें हैं जो कि मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि भारत और नेपाल के संबंध एक्चुअल में किस प्रकार के हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण, सूर्य लिख दिया मैंने, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो है युद्ध अभ्यास, ये नेपाल और भारत के बीच में होता है। अब एक बार इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैप है नेपाल का। तो देखिए नेपाल और इंडिया के अंदर ये उत्तराखंड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ें मिलेगी, एक तो काला पानी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू दरिया, ये डिस्प्यूटेड पोर्शंस है जो कि नेपाल और आपके इंडिया के बीच में रीजन्स है। उसके अलावा एक शिफ्ट में पटवारी का कोई क्वेश्चन आया था जो कि आई थिंक बॉर्डर से लेकर के कोई क्वेश्चन था कि भाई उसमें जो है कौन से राज्य की कौन सा ऐसा देश है जिससे सबसे ज़्यादा राज्यों की बॉर्डर लगती है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो हम बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नेपाल में 3 ओर से जो है भारत की सीमाएँ लगती हैं। तो अब ये सीमाएँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की लग रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, और यहाँ आपको येलो पोर्शन में दिख रहा होगा तो ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर आपका जो है सिक्किम है, ठीक है। तो ये आप बॉर्डर देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपसे आग्रह करूँगी जब भी आप किसी भी
देश के बारे में पढ़ें तो एक बार उसकी थोड़ी ज्योग्राफी, उसका मैप समय निकाल करके ज़रूर से देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जस्ट जो लिखा हुआ है उसी को आपने पढ़ लिया और उसी को याद कर लिया, उससे काम बनता नहीं है। थोड़ा बहुत आपको अपना भी जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल को टच कर रही है। ठीक है, तो मैंने धारचूला ब्रिज के बारे में आपको बता दिया कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में धारचूला ब्रिज जो है उसका निर्माण किया जाएगा। ये महाकाली के नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, और महाकाली नदी के ऊपर ही भारत की सहायता से एक प्रोजेक्ट और बन रहा है जिसका नाम है पंचेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोजेक्ट भी जो है वो भारत की सहायता से उनके वहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि भाई इस बार जो हमारे यहाँ पर आए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, तो उन्होंने जो है 4 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। वो 4 समझौते क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं। पहला तो देखिए ये कि भारत और फ्रांस के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें जो है नेपाल भी शामिल हुआ और 105वां देश है इसमें शामिल होने वाला। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो नेपाल 105वां देश है जो इसके अंदर शामिल हुआ है। उसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है तकनीकी सहयोग और इन सब के लिए तो देखिए बातें होती रहती है। उसके अलावा यहाँ पर जो 4 समझौते हैं वो देखिए कि रुपे कार्ड जो है उसकी शुरुआत नेपाल के अंदर की गई है। तो रुपे कार्ड की शुरुआत देखिए नेपाल में हुई है, और इसके साथ ही नेपाल चौथा ऐसा देश है जहाँ पर रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। तो पहले 3 कौन कौन से हैं तो देखिए पहले 3 हैं आपके भूटान, उसके बाद में था सिंगापुर, और उसके बाद में था UAE। इन 3 देशों के अंदर भी रुपे कार्ड भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और अभी जो है नेपाल के अंदर जो है रुपे कार्ड को स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए कि दूसरा समझौता ये हुआ कि बिहार का जो जयनगर है और नेपाल का जो कुर्था है उसके बीच में रेलगाड़ी जो है वो स्टार्ट की जाएगी, यानी ट्रेन जो है वो स्टार्ट की जाएगी, यात्री रेलगाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सोलू कॉरिडोर जो है बिजली पारेषण का मतलब ट्रांसमिशन, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए जो है सोलू कॉरिडोर जो है उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सोलू कॉरिडोर अगर आपसे पूछ ले नाम देकर के भाई किन 2 देशों के बीच में ट्रांसमिशन लाइन का है, तो आप बताएंगे कि ये जो है भारत और नेपाल के बीच में है। और लास्टली जो है इसमें कि भारत सरकार के ऋण साख के तहत नेपाल में बनाए गए बिजली उपकेंद्र का उद्घाटन भी जो है वो किया गया है। तो ये इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, स्टेटमेंट में दे दो तो अलग बात है, लेकिन इन 4 चीज़ों को याद रखिएगा। एक तो रुपे कार्ड, एक जयनगर से कुर्था के बीच में रेलगाड़ी, एक सोलू कॉरिडोर जो है वो वहाँ पर बनाया गया, और एक आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये थी नेपाल के बारे में कुछ खबरें। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में ECTA। ये ECTA क्या है ये समझते हैं, और इसके बारे में क्या चीज़ आ सकती है। सो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है FTA के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप देखें तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ में साइन किए हैं, जैसे कि जापान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, और जो है आपका साउथ कोरिया जो है उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी FTA है। तो FTA का मतलब क्या होता है कि भाई जो है कुछ सामानों को लेकर के फ्री ट्रेड होता है, यानी कि उस पर कोई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो नहीं लगाए जाते हैं। और ECTA अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन किया है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने जो है किसी विकसित जो इकोनॉमी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था के साथ में जो है पहला ये व्यापार समझौता है जिस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है खुद के बाज़ार में जो भारत से आने वाले उत्पाद हैं उनके ऊपर जो है टैरिफ जो है वो नहीं लगाएगा, शुल्क जो है वो नहीं लगाएगा। ये इसका सीधा सा मतलब है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर साइन किए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इसके बारे में ये देखिए यहाँ पे डिटेल में और बताया गया है कि इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, खेल के उत्पाद और कपड़ा और जो आभूषण है इस जैसे 95 से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच जो है वो प्रदान करेगा। ये इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एस्कट मॉरिसन है, और इन्होंने जो है वर्चुअल रूप से इस समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। और जो चीज़ें हैं वो इसमें इतनी काम की है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, ट्रेड पार्टनर के रूप में अगर देखें तो 9वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर तो खैर US आता है, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट USA को करते हैं। 9वें नंबर पर जो है व्यापारिक भागीदार में कौन आता है? जो है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। जबकि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया एक व्यापार जो साझेदारों में 70वां स्थान रखता है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा जो है 9 नंबर पर वहाँ पर जो है पार्टनरशिप करता है, लेकिन जो अपने खुद के साझेदारों में जो भारत का नंबर आता है वो 17th नंबर जो है वो आता है।
और यहाँ पर देखिए सेवाओं और वस्तु यानी गुड्स और सर्विस दोनों का जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है 2021 में, वो 27.5 बिलियन डॉलर का जो है दोनों देशों के बीच में रहा है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इतना अगर आपको ध्यान रहे तो भी ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ECTA किसके साथ में जो है साइन किया गया है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कुछ भारतीय सामान जो हैं जो कि उन्होंने लिस्ट किए हैं उनके ऊपर वो वहाँ पर जो है शुल्क मुक्त पहुँच जो है वो प्रदान की जाएगी। उससे भारत को फ़ायदा ही होगा, यहाँ पे हमारे जो है एक्सपोर्ट्स उससे जो है वो इंक्रीज़ होंगे। फिर देखिए थर्ड आर्टिकल पे आइए। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, अगर हमने फ्रंट पेज अगर आपने देखा हो मैगजीन का तो उसमें वहाँ पर दोनों का चित्र है। तो वो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर यहाँ पर आए थे। कुछ बहुत सारे इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में हुए हैं। तो देखिए बोरिस जॉनसन जो थे उनको अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पर उनको बुलाया गया था और वहाँ पर उन्होंने जो है JCB की जो बुलडोज़र फैक्ट्री है उसका उद्घाटन किया है। और ये ब्रिटिश मूल की JCB इसका भारत में छठा प्लांट है जिसका कि उद्घाटन किया गया था। फिर देखिए उसके अलावा, हालांकि ये तो कोई खास बात है नहीं, उसके अलावा क्या क्या बातें हुई वो देखते हैं कि इन्होंने एक 2030 तक का अपना विज़न रखा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्या किया है कि एक अपना महत्वाकांक्षी रोड मैप रखा है कि भारत और जो ये है आपका ब्रिटेन है, तो इसमें जो है FTA को लेकर के जो है क्या क्या जो रणनीतिक बातें हैं जो वो होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 की प्रगति की समीक्षा की और मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो FTA मैंने आपको बताया था को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लेने का निर्णय भी जो है वो लिया गया। उसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने उनको एक ऑफर दिया कि भाई आप भी हमारे नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये तो इसमें खैर कुछ और ये तो फॉर्मल बातें थी जो इसमें कही गई हैं। तो लेकिन और जो क्या बातें कही गई है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, भारत और ब्रिटेन ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लेकर के बात हुई है। इसका मतलब क्या है, देखिए ग्लोबल का मतलब आप समझते हैं वैश्विक, इनोवेशन का मतलब आप समझते हैं कि जो आप कोई भी नवीन चीज़ है, स्टार्टअप है या कुछ भी आप ऐसा करते हैं, न्यू क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए जो है एक तरीके से पार्टनरशिप की गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये होगा इसके द्वारा जो भारत है उसके जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी नई पॉलिसीज़ हम बनाते हैं उसको एक मार्केट के रूप में यूरोप जैसे देश या और जो अफ्रीकी देश है वो उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों देशों ने इसीलिए पार्टनरशिप की है ताकि ट्रेड व्यापार को इनडायरेक्टली बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह को जो है एक अच्छा खासा मार्केट जो है वो विदेशों के अंदर मिल सके, इसलिए ग्लोबल इनोवेशन जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देशों ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि GIP के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में भी निवेश जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, और इसमें जो कार्य होगा वो सभी जो है एक फंड के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है आपका, इसको ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया जाएगा। ये फंड किसने बनाया है, तो ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया फंड है, तो इसके द्वारा जो है ये निवेश किया जाएगा। और क्या है इसके अंदर, तो देखिए TDC फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDC फंड के जरिए ही किया जाएगा। यानी कि ये जो GIP है, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है, इसके अंदर भारत के द्वारा जो भी निवेश होगा वो आपका ये जो TDC है यानी कि आपका ट्राइलेटरल डेवलपमेंट जो फंड है उसके द्वारा ही जो है इसमें निवेश किया जाएगा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो देखिए ये जो है आपका जो चाइना का BRI है, अगर आपने पढ़ा हो, चाइना जो है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के द्वारा जो है पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ पर एक जो है अपना पुराना जो सिल्क रूट है उसको डेवलप करने जा रहा है ताकि जो है सभी देशों के अंदर उसके लिंक स्थापित हो सकें। तो उसको एक कहीं ना कहीं उसको जो है ये जो आपका ट्राइलेटरल कॉरपोरेशन फंड है और ये आपका GIP है, इसको चाइना के BRI की कार्ड के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए जो हिंद प्रशांत सागर के क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने पर जो है निवेश करने की तैयारी जो है वो भारत के द्वारा की जा रही है। तो भाई भारत अगर किसी दूसरे देश के साथ में, कल हमने एक पढ़ा था कि भाई सोलोमन आइलैंड जो है उसने चाइना के साथ में जो है एक सिक्योरिटी पैक्ट पे हस्ताक्षर किया ताकि जो है वो उन दोनों के वहाँ पर जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में दबदबा बन सके। तो इसी तरीके से भारत भी जो है इस तरीके से जो है चीज़ें कर रहा है ताकि जो है चाइना को काउंटर कहीं ना कहीं किया जा सके। अन्य देश भी चाहते हैं कि भाई एशिया के अंदर एक ही पावर ना रहे, चाइना सुपर
सुपर पावर ना बन जाए, इसलिए वो इंडिया के साथ में आते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ देखिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जनता के द्वारा जो चयनित सरकार होती है उसको लोगों की बात माननी पड़ती है, और उसको जो भी काम करने होते हैं वो सारी परिस्थितियों को देख करके करनी पड़ती है। जैसे कि चाइना है तो वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर क्या तानाशाही है, तो तानाशाही के साथ में जो है आप लंबे समय तक डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि जो ब्रिटेन है, अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इंडिया के साथ में इसीलिए हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारा जो है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जो है भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि भाई फोर्ब्स की पत्रिका ने जो है वो क्या कहा है। तो देखिए फोर्ब्स जो है उसने 2022 में अरबपतियों की सूची जो है वो निकाली है कि पूरे विश्व में अरबपति कौन है, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास में है, किसको लूटा जाए। ठीक है, तो देखिए अरबपतियों की जो सूची है ये जो है अमेरिका के द्वारा निकाली जाती है, और इसके अंदर इस बार टॉप किया है एलन मस्क ने। आपको पता ही है ट्विटर को इन्होंने खरीद लिया है। तो देखिए एलन मस्क टॉप पर हैं और टेस्ला के फाउंडर हैं और अमेरिका से संबंधित है। फिर है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है, ये भी अमेरिका से हैं। फिर है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, ये जो है फ्रांस से हैं, ये 3rd नंबर पे हैं। फिर आपकी बिल गेट्स और वॉरेन बफे, इनको भी आप जानते हैं, सारे के सारे अमेरिका से हैं। ठीक है, सूची में भारत के कौन कौन से लोग हैं, तो भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी नीचे इनका स्थान है। जैसे कि मुकेश अंबानी 10वें पर है, गौतम अडानी, शिव नादर, साइरस पूनावाला, राधाकृष्ण दमानी, तो ये सब लोग जो हैं ये भी इनका भी स्थान है लेकिन काफ़ी पीछे हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर, लीना तिवारी, किरण मजूमदार शॉ, स्मिता गोदरेज, इन सब का नाम जो है फोर्ब्स की सूची में इस बार आया है। सर्वाधिक धनी महिलाओं के अंदर इनका नाम है। फिर देखते हैं अपन यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उनको रैंकिंग दी गई है और उसको निकालने वाली जो संस्था है जिसका नाम है क्वार्क वैली साइमंड्स। ठीक है, तो ये एक संस्था है, इसके द्वारा इसको निकाला गया है। ये 18वां इसका संस्करण है, और इसमें जो शीर्ष जो इंस्टीट्यूट है वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जहाँ से आपके रघुराम राजन, मनमोहन सिंह वगैरह जो लोग हैं ये वहाँ से डिग्रीज़ वहाँ से लेकर के आए हैं। तो आप देखिए कि जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बोस्टन अमेरिका के अंदर है, ये 12 विषयों में नंबर 1 पर आकर सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला संस्थान रहा है। ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका की MIT को प्रथम स्थान, यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2nd पोजीशन पे है, और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड किंगडम की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उनको 3rd स्थान कंबाइनली मिला है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक एक टॉपिक्स के अंदर जा जा के रैंकिंग को याद करना चाहिए, बस आपको मेन पता हो कि MIT ने इसमें टॉप किया है। अमेरिका की सारी कॉलेजेस हैं, 2nd आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और 3rd आपके स्टैनफोर्ड और ये क्या नाम था इसका, स्टैनफोर्ड और आपकी जो है यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये 3य स्थान पर संयुक्त रूप से है। तो इनके नाम याद रख लेंगे, काफ़ी रहेगा। भारत की अगर बात करें तो रैंकिंग में भारत की जो है कुल 35 प्रोग्राम्स को जो है जगह मिली है, और इसमें भी आपको मैं बता देती हूँ भारत के अगर कोई भी कॉलेज को रैंकिंग में स्थान दिया जाता है तो वो IISc बेंगलुरु जो है मोस्टली उसी को स्थान मिलता है। तो ये जो आपका साइंस से रिलेटेड कॉलेज है IISc बेंगलुरु, मैकेनिकल इंजीनियर रैंकिंग में 113 से ऊपर होकर 98 इसकी रैंकिंग पहुंची। इसको छोड़िए, बस आप ध्यान रखिएगा कि IISc बेंगलुरु जो है इसको स्थान मिला है, IIT दिल्ली इसको स्थान मिला है, IIT बॉम्बे और जो है इनको श्रेणियों के अंदर स्थान मिला है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है कि भाई ये केमिकल इंजीनियरिंग में ये रैंक सुधरी, इतना याद नहीं रहता है। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि MIT ने इसमें टॉप किया है, और भारत की अगर यूनिवर्सिटी पूछे तो आप IISc बेंगलुरु का नाम याद रख सकते हैं। फिर देखिए शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको मालूम होगा कि हमने पढ़ा था पिछली बार कि जो इमरान खान है उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था और उनकी सरकार को गिरा दिया गया। तो 3 साल तक उनकी सरकार चली, और फिर उसके बाद में जो आपके पुराने जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ जो हैं जो कि 70 वर्षीय हैं, इनको अभी नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया पाकिस्तान का। 23rd ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनकी पार्टी का नाम है, और इससे पहले ये 3 बार पंजाब प्रांत के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये इसके बारे में कुछ छोटी सी खबर थी, कोई पूछेगा नहीं अपन से, लेकिन एक जनरल नॉलेज पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए एक और छोटी सी खबर है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको ACI बोलते हैं इन शॉर्ट, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा व्यस्त या बिजीएस्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसे एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के, तो उनकी एक लिस्ट उसने बताई है। उस लिस्ट के अंदर 10
एयरपोर्ट्स के उसने नाम लिए हैं, जिसमें से 2 चाइना के हैं और बाकी सारे के सारे 8 कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो कुछ नाम देख लेते हैं, कभी जाने का मौका पड़े तो हमें पता रहे कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से हवाई अड्डे से हम गुजरे। तो देखिए एटलांटा अमेरिका का जो है ये टॉप पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है ये। फिर है डलास फोर्ट वर्थ, फिर है डेनवर और शिकागो, और लॉस एंजलिस अमेरिका का, चार्लोट, ऑरलैंडो और ग्वांगजू चाइना का, और चेंगडू चाइना का, लास वेगास फिर से अमेरिका का। तो 10 के अंदर अगर आप देखें तो सारे के सारे कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। एटलांटा जो है एयरपोर्ट है वो इसमें टॉप पर है, सबसे ज़्यादा व्यस्त जो है वो एयरपोर्ट है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता। देखिए 2+2 वार्ता जो होती है ना, ये एक क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट देश होता है हमारे लिए, उसी के साथ में 2+2 वार्ताएं होती हैं, ठीक है। और ये कई लेवल्स पे होती है, जैसे कि प्रधानमंत्रियों के लेवल पर भी होती है, एक ये होता है डिफेंस लेवल पे, एक होता है फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे। आपने जो है एस जयशंकर होंगे, उनके स्टेटमेंट्स इस बार सुने होंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस बार कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव हो रही है, इस बार हम फ्रंट पे खेल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी पे। तो उनके स्टेटमेंट्स काफ़ी जो है एकदम लेवल प्लेइंग वाला जो खिलाड़ी होता है ना, उसकी तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अमेरिका में भी 2+2 वार्ता हुई थी, उनके अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो काफ़ी मतलब एक उत्साहवर्धक भी है कि भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जो है पॉलिसी जो है उसको फॉलो करता है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है उसकी प्रशंसा की थी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो हर देश के साथ में एक इंडिविजुअल पॉलिसी को लेकर के चलता है, ठीक है। वो अपने बेनिफिट को पहले देखता है और उसके बाद में, और अपने पुराने संबंधों को पहले देखता है और उसके बाद में जो है वो आगे कदम बढ़ाता है। वो किसी के दबाव में जो है वो काम नहीं करता है। अगर आप फ्रेंड्स लिटरली अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो नेहरू की जो नाम पॉलिसी थी, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली जो पॉलिसी थी, गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, उसी को ही भारत आज तक मॉडिफाइड रूप में ही सही लेकिन उसको फॉलो कर रहा है। भाई नाम क्या था कि आप किसी भी देश की तरफ पोलराइज्ड नहीं हो, किसी की देश की तरफ आपका ऐसा झुकाव नहीं है कि आप दूसरे देश की पॉलिसीज़ आपको इफेक्ट कर रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर अमेरिका ने अभी कहा कि भाई आप रशिया के साथ में जो है ऑयल के जो आपके इम्पोर्ट है उनको कम कर दीजिए, तो जयशंकर जी ने वहाँ पर सिंपल सी बात कही थी कि हमारे बहुत पुराने संबंध है रशिया के साथ में और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, और हम रशिया से ऑयल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑयल सस्ता मिल रहा है, ठीक है। हमको इसको धर्मदान नहीं कर रहे, ना वो हम पे कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते हैं इसीलिए हम ले रहे हैं। बाकी हमारा ऑयल एक्सपोर्ट जो है ऑयल इंपोर्ट रशिया से बहुत कम है और देशों से ज़्यादा है, ठीक है। और उन्होंने इसको बात को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो है एकदम लेवल के रूप में रखा था, तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। तो ये जो है जो मैं बताना चाह रही हूँ वो यही है कि भारत जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिलेशन वाली जो पॉलिसी है अपनी उसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर।